नमस्कार, मैं श्वेता आनंद आप लोग को आज बताऊंगी गांधी जी के बारे में। पहले तो भी मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, उसमें मैं थॉरो जानकारी दी थी। अभी पार्ट 3 बाकी है, तीसरा पार्ट बाकी है जिसमें मैं लास्ट के मैं बताऊंगी गांधी जी के बारे में। 1922 के बाद से जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बाद की कहानी अभी बाकी है, लेकिन मैं अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे जब लगातार पढ़ते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के सभी आंदोलन के बारे में बताऊंगी। ऐसे वर्ष तिथि तो बहुत है उनके बारे में कि कब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं बस केवल आंदोलन के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने किस किस आंदोलन में पूर्णतः भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो कब गए थे? 1893 में गए थे। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1906 में जब गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था तो वे कहाँ थे? भारत में थे कि दक्षिण अफ्रीका में थे? मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर आगे गांधी जी भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। इसी दिन 1915 में जब 9 जनवरी को भारत वो लौटे थे तो उस दिन अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें जब 1915 में भारत आए तो केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया अंग्रेज़ों द्वारा। कब? 1915 में। फिर साबरमती की स्थापना की उन्होंने 1916 में। चंपारण सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण था उनकी जीवनी में, उनकी कहानी में। चंपारण सत्याग्रह मैं एक छोटा सा बता देती हूँ आपको एक कहानी के रूप में। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि चंपारण वासी जो थे बहुत परेशान थे अंग्रेज़ों से, क्योंकि वहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो जब वहाँ के जनता चंपारण की जनता खेती करती थी तो उसमें 1/3 उन्होंने नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती फोर्सली बोलते थे कि आपको नील की खेती करना है 1/3 में। तो उसको 3 कठिया प्रणाली के रूप में कहा गया। 3 कठिया प्रणाली जिसमें 1/3 भाग नील की खेती के लिए को मतलब कि करना पड़ता था जनता को। तो इसीलिए महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया इसके लिए, क्योंकि नील की खेती के बाद क्या होता है ना कि वो जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है और उसमें दूसरे फसल नहीं ढंग से हो पाते हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि भारत में जो दीनबंधु थे, बंग बंधु, 2 भाई थे वो इस आंदोलन के मतलब कि तैयार कर रहे थे। तो इसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया और कहा गया कि हम खिलाफत आंदोलन करें। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः क्या है? ये क्या है? ये है कि तुर्की के कुछ मुसलमान नेता जो थे और वो जो खलीफा कहलाते थे, मतलब कि उच्च किस्म के जो मुसलमान थे वे खलीफा कहलाते थे। तो खलीफाओं को अंग्रेज़ जो थे वो अपना काम करने नहीं देते थे। वो अपने सोचते थे कि मैं वो अपने हिसाब से उनको कोई भी काम नहीं करने देते थे। इस कारण से वो लोग बहुत त्रस्त थे, वहाँ के मुस्लिम और खलीफा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के भाग लेने का एक कारण ये भी था कि अगर उन्होंने मुसलमान को अगर सहायता करेंगे तो वो भी अपने देश के आज़ाद होने में जो मुस्लिम हैं वो हमारे मदद करेंगे, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए। इनका मुख्य सोचना यही था, किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। फिर कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में। दांडी मार्च 1930, इसमें नमक सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में। ठीक है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज 1931 में। द्वितीय मतलब पहली गोलमेज सम्मेलन भी हुई थी, द्वितीय और तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन द्वितीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द्वितीय में महात्मा गांधी लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे, ठीक है, इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बोला जा रहा है। और 1930 में भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय 1932 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर पूना समझौता हुआ था 1932 में, हरिजन संघ स्थापना 1932 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1932 में, ठीक है बच्चों। मैं आज आपको आंदोलन के बारे में बता दी विस्तृत ढंग से। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और समझ के याद कर लीजिएगा तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें और कोई मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा पहले कहानी का रूपरेखा जान लीजिए, ठीक है, उसके बाद तब ये वर्ष याद कर लीजिए, फटाफट से याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, नमस्ते।